नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यक्ष सर्वी भवन के माधवा सभागार में श्री अरविंद सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बैनर वाले सनातन धर्म और श्री राम का एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, विशिष्ट अतिथि नगर निगम महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी एवं अरविंद सोसाइटी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन साकेत महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर असीम त्रिपाठी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यह समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। वैसा ही संगम बनाती है जैसा कि प्रयागराज में बनता है। यानी अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा कि हृदय में जब राम आते हैं तब अयोध्या समझ में आती। उससे पहले गिरीशपति जी ने राम के प्रभाव और व्यक्तित्व और उनके देवत्व का क्या प्रभाव है उसके विषय में बताया और वो किस विविध रूपों में होता है। उससे पहले विष्णु जी बोल रहे थे कि वो ब्रज भाषा में बोलते हैं, तो अगर वो बोले तो उसको दूसरा न समझा जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति अलग अलग स्वरूप धारण करके भारत की धरती पर अवतरित होती है। यदि सारा कृष्ण भक्ति साहित्य ब्रज भाषा में है तो राम भक्ति साहित्य अवधी भाषा में है। परंतु यदि कृष्ण की भक्ति सखा भाव से है तो राम की भक्ति सेवक भाव से है। तुलसी के साहित्य में सेवक भाव की प्रधानता दिखेगी तो सूर के साहित्य में सखा भाव की प्रधानता दिखेगी। मगर दोनों अंततः आपको किस विराट का दर्शन कराते हैं कि माता यशोदा जी को भी जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा था, और जब माँ कौशल्या के सम्मुख उत्पन्न हुए थे भगवान राम तो उनमें भी सारा ब्रह्मांड दिखा था। अर्थात दोनों ही एक दिशा में ले जाते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, जो गिरीशपति जी भी कह रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझने के लिए एक लेवल अलग चाहिए। जो उस भजन में जो हम सब गाते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसमें एक लाइन है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। यानी वो कहते हैं जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, कितनी माया बनती है, रोम रोम प्रतिवेद कहे, क्योंकि रोम रोम से बनती है, वेद बताते हैं, वो मेरे उर में यानी मेरे गर्भ में आकर स्थापित हो गए। ये किसी के समझ में नहीं आता। सुनत धीर मत थिर न रहे, बड़े बड़े विद्वानों की मत हिल जाती है, इसी समझने का प्रयास करते हैं। उनकी बुद्धि हिली ही रहेगी। जब अनुभूति के मार्ग के ऊपर आएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि इसके आगे का मार्ग क्या है और वो मार्ग कैसे प्रशस्त हो रहा है। और प्रशस्त होने में किनका बड़ा रोल था, मैं उदाहरण बता सकता हूँ। हम लोग 15 अगस्त 1872 को हुआ तो कोई 75 साल पहले तो कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत की स्वतंत्रता उनके 75वें जन्मदिन के ऊपर होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के बारे में दिव्य दृष्टि देखी थी, तो मानवीय बात है, नियत ने कोई संयोग भी बना के रखा हुआ है। और जब एक ऐसे अपरिमित व्यक्तित्व के धनी, जिनके बारे में कथा आप सबको तो हम लोग से बेहतर ही पता होगी, बचपन से जिनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीयता का दूर दूर तक प्रभाव न आने पाए, जिनके लालन पालन के लिए आया भी आयरिश रखी गई, वो वेद वेदांत की इतनी गहरी अनुभूति करने वाले, सावित्री लिखने वाले होंगे, लाइफ डिवाइन लिखने वाले होंगे, ये तभी हो सकता है somebody is having divine blessing। और ये भी एक संयोग देखिए कि जब उनके 150 वर्ष पूर्ण हुए 2022 में, तो भारत का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा 15 अगस्त 2022 को जब अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है 25 वर्ष का, यानी जब हम 75वें वर्ष से शताब्दी में जाएंगे तो हमें 5 संकल्प लेने हैं। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3, इसके लिए हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और नंबर 5,
ये कर्तव्य हमें सामूहिक रूप से करना है, अलग अलग नहीं, यानी इन कोहेरेंस करना है, इन आइसोलेशन नहीं करना है। और आप देखिए कि वो दौर प्रारंभ हुआ और 2022 से अब तक 3 ही वर्ष गुजरे हैं। इस अमृत काल में, यानी अमृत काल का उषा काल है, बहुत कुछ तो दिख गया है। मान प्राण प्रतिष्ठित होकर मंदिर में विराजमान हो गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया, यानी 1/3 प्रतिनिधित्व विधानसभाओं और लोकसभाओं में स्त्री शक्ति को देने का मार्ग प्रशस्त हो गया और चांद के अछूते कोने को छूने वाला, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भेजने वाला रशिया बना 1957 में स्पुतनिक, तो पहला मनुष्य अंतरिक्ष में भेजने वाला देश भी रशिया बना। यूरी गैगरिन 1961 में गए, क्या बना 1969 में। परंतु अभी जो डॉक्टर जेपी सिंह कह रहे थे कि हर देश की एक प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति क्या दिखी कि हर देश को अधिकार होता है कि आप चंद्रमा पे या किसी दूसरे ग्रह पे जहां उतरेंगे उस पॉइंट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दक्षिणी ध्रुव के उस पॉइंट पर जिस पर भारत उतरा था उसका नोमेनक्लेचर क्या किया, पॉइंट शिव शक्ति। हम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात भगवान शंकर एकमात्र ईश्वर है जो अर्धनारीश्वर है। उसमें भगवान शिव और पार्वती जी का स्वरूप उसी प्रकार मिलता है। वाक आर्थम संपृक्तो, जैसे शब्द और अर्थ इससे मिलकर ही कविता बनती है। वेस्ट के थॉट प्रोसेस का जो कहा गया कि श्री अरविंदो कहते थे वेस्ट का थॉट प्रोसेस डिमोलिश होगा, एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर है। आज हमारे यहाँ स्त्री पुरुष समानता का प्रतीक क्या माना जाता है? ये शब्द बोला जाता है आज तो महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी कर ली है, आज वो मुक्केबाजी कर सकती है, वो राइफल चला सकती है, वो कुश्ती लड़ सकती है, वो घुड़सवारी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुक्केबाजी करना, कुश्ती लड़ना और राइफल चलाना, आर दे द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक और द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक? जब आप ये कहते हैं कि यही करके बराबरी होगी, इसका मतलब फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट यू हैव डीमीन ऑल द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने अपमान उसी दिन कर दिया जब आपने कहा तुम्हारे पास जो क्वालिटीज है इसका कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मेरे बराबर आना पड़ेगा, मेरे रूप में ढलना पड़ेगा। क्यों? वहां सारा आदर्श सिर्फ पुरुष है, तो स्त्री को पुरुष का स्वरूप पाकर बराबरी करनी है, स्त्री के स्वरूप की तो कोई महत्ता ही नहीं। इसीलिए आप एक संयोग देखिए कि कोई महिला पैंट शर्ट पहन ले तो इंपावरमेंट है, और कोई लड़का फ्रॉक पहन ले तो मैटर ऑफ रिडिक्यूल है। तब माने जब आप कहें कि हाँ भाई लड़के भी लहंगा पहन के घूमे तो महिला भी पुरुष की वेशभूषा पहन के घूमे, क्यों? वहां आदर्श सिर्फ पुरुष है। तो इसलिए मेंटल सब्जुगेशन, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ऐसा हो गया कि तुमको पुरुष बनना है। और इसीलिए ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे आप कहें गोरा और काला बराबर है, बराबर नहीं है। ये तो आपने वो किया कि उसको माइकल जैक्सन पर पिगमेंटेशन करा के अपने को गोरा करना होगा, तो बराबरी नहीं हुई। ये तो गोरे की सुप्रीमेसी आपने और ऊपर स्थापित कर दी। तो ये जरा गौर से देखिए, तो ये पुरुष सुप्रीमेसी का प्रतीक है। कुछ लोग ऐसे जिनको रोशनी 2025 तक। अब देखिए उनको रोशनी दिखाने के लिए भगवान ने क्या करना शुरू किया। जो लोग कहते हैं हमें आजादी मिली 47 में, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर हम आजादी पूर्ण रूप में हमारा स्वतंत्र आ गया था तो 30 जून 48 तक गवर्नर जनरल वाइसराय क्यों रहा भाई? लॉर्ड माउंटबेटन क्यों रहे? लॉर्ड तो खैर कहना नहीं चाहिए, और आपको पता है माउंटबेटन रहे गवर्नर जनरल 1948 तक। भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज कब तक रहा? 1949 तक, जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। स्वतंत्र आ गया था कि लोग चुनौती देने की बात करते हैं, चुनौती के साथ पूछता हूं, आपको पता भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज कब तक रहा है? 1954 तक, एयर चीफ मार्शल बेनार्ड गिब्स। आपको पता भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1958 तक, एडमिरल स्टीफन कॉर्नवालिस। स्वतंत्र था, हमारा तंत्र स्व था क्या? और आपको पता है 1972 में इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति लगाई इंडिया गेट के नीचे, वैसे तो इंडिया गेट के नीचे कोई मतलब नहीं था,
इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं उन सोल्जर्स के हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दी। यानी 1972 से पहले भारत का हर प्रधानमंत्री उन्हीं सोल्जर्स को सलामी देता था जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी जान दी। ये तंत्र हमारा था क्या? 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर किंग जॉर्ज की मूर्ति रही, वो हमारा तंत्र था क्या? और 1977 तक भारत सरकार के सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी के सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होते थे। ये हमारा तंत्र था क्या? तंत्र की लड़ाई बहुत लंबी चली। ऐसे कई लोग विश्व में ध्यान आकर्षित करते, यानी दुनिया इतना मानने लगती ठीक है भारत बहुत गरीब है, बहुत बुरी स्थिति में है, पर कम से कम धर्म दर्शन और ज्ञान में इसके पास देने के लिए कुछ है। आप देखिए हर 20 वर्ष में कुछ भी घटित हो रहा है। श्री अरविंदो ने कहा था कोई बात हवा में नहीं जा रही है। 1905 आता है, तिलक पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, तब तक कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं कर रही थी। तिलक को कहा गया अरे तुम क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बात की थी वाइसरॉय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने हैं, स्वराज की तो बात ही नहीं है भाई, अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता। साल में कुछ ना कुछ हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बाई एक्सीडेंट खोज ली जाती है जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है, और ये आता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन भारत में। अगले 20 साल के बाद भारत स्वतंत्र हो गया। तो अगर आप देखें तो क्रमशः हर 15-20 साल में भारत एक कदम आगे बढ़ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्वतंत्रता के समय हम साइंस टेक्नोलॉजी में कहीं थे ही नहीं, बहुत पीछे। अगले 20-25 साल में जब स्पेस एज शुरू हुई थी, उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एटॉमिक एज शुरू हुई थी। एज में हम थोड़ा बहुत होते हुए दिखाई पड़ते हैं 60 और 70 के दशक में। स्पेस एज आती है अगले 20 साल में। हम 75 में पहला अपना आर्यभट्ट छोड़ते हैं और वो थोड़ा सा उसमें दिखाई पड़ता है। अब अगले दशक में उसमें हमारे भी सैटेलाइट्स दिखने लगते हैं। आईटी की जाती है 90 के दशक में, अब भारत उसमें प्रोमिनेंट देश दिखने लगता है। अब 21वीं सदी में हम आ जाते हैं। अब आप आइए, जो जो आईटी का सेक्टर, सॉफ्टवेयर का सेक्टर मैच्योर होता है, भारत उसमें एक प्रोमिनेंट देश दिख रहा होता है। आज 5G रोल आउट में भारत दुनिया के सबसे टॉप के देशों में से एक हो जाता है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। में रूटीन खुदाई में नीचे खंभे मिलने लगे थे और उस खुदाई का नेतृत्व जो कर रहे थे के मोहम्मद साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, उन्होंने खुद ये लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में तत्कालीन इंदिरा जी की सरकार ने उसको रुकवा दिया। अब आप आइए आगे बढ़े। जो लोकतंत्र की बात करते हमारा था, आपको पता है कि भारत का बजट 1997 तक शाम 5 बजे होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से परंपरा चली आ रही थी कि जब इंग्लैंड में, लंदन में 11 बजे होंगे, उस समय बजट दिल्ली में प्रस्तुत होगा। अटल जी की सरकार आने के बाद चेंज हुआ। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हो आजादी, तो भाई ये 50 साल तक लंदन के टाइम के हिसाब से हमारा बजट क्यों प्रस्तुत होता रहा? ये तंत्र हमारा था क्या? धीरे धीरे स्व उभर रहा। और आप देखिए राम मंदिर के केस में 1949 के बाद सबसे बड़ा मोड़ आना शुरू होता है 1989 से 92 के बीच। और यही वो समय है जब भारत में अर्थव्यवस्था भी नया स्वरूप धारण करती है, सामाजिक के चेहरे पर कभी नहीं आई। और जैसे ही उनको वनवास हुआ, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे वनवास जब वहां पर गए, वो भवन में गए, तो दशरथ जी इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ कह सकें। तो उनसे उन्होंने कहा, कैकेयी जी ने कहा कि पिता तुम्हारे मुंह में तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और इन्होंने तुम्हारे लिए वनवास और भारत के लिए 14 के लिए राज्य और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास तय किया। और बिना क्षण गवाए उन्होंने तुरंत निर्धारित कर लिया कि मुझे वनवास चाहिए। और इससे भी बड़ी घटना तब होती है जब कौशल्या माँ के पास पहुंचता। कौशल्या जी ने कहा कि क्या बेटा कुछ खा पी लो, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता ने ही मुझे कानून राज्य, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है। तो कौशल्या जी ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे पिता ने कहा है कि माता कैकेयी ने कहा है? तो अगर पिता ने कहा तो मैं कहती हूँ तुम वनवास मत जाओ, क्योंकि पिता से माँ का रोल बड़ा होता है। लेकिन अगर तुम्हारी माता ने कहा है
कि तुम्हें बनवास जाना है तो तुम्हारे लिए सत अवध के समान, अयोध्या की 100 गुना ज्यादा तुम्हारे लिए जंगल तुम्हारे लिए काम में है, तुम अभी जंगल चले जाओ। तो वह चक्र की जो महनीयता है, जो हमारे सनातन धर्म की ही नहीं पूरे विश्व की संस्कृति के पूरे विश्व की मानवता की एक धरोहर है, उस चक्र की महनीयता की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, मानवता अपनी विसंगतियों से ऊपर उठकर अपने चरित्र के माध्यम से जिन भी उच्चतर मूल्यों को प्रदर्शित कर सकती है, यदि मानवीय संभावनाओं के अंदर ढूंढा जाएगा, वैसे तो इस धरती पर अन्य भी चरित्र हुए हैं, लेकिन मानवीय संभावनाओं के अंदर ढूंढा जाएगा तो हर बार वह दृष्टि आकर भगवान राम पर टिकती है। जानना है तो उनके अमृत रूपी प्रेम को जानना है, तो उनके विरह में, उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में, उनको पाने के आग्रह में, उनके चरित्र के अवगाहन में, उस चरित्र को में आए और आज पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हमें एक सामंजस्य की वृत्त विकसित हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए आज के समय में बहुत सारे विकसित देश हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। कारण ये है कि सामंजस्य नहीं है, बल्कि विकसित देश इतने इगोसेंट्रिक हो रहे हैं कि हमारा विकास हो चाहे दुनिया चाहे जैसी हो, हमें ही समझने की आवश्यकता है। और ये ऐसा समय थोड़ा आ रहा है क्योंकि हमारा योग और उपदेश पत्नी सी पुस्तक आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ी होगी, श्री अरविंद की, जिसमें उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, क्योंकि वो दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि जो भी मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है जब इस देश में अजातशत्रु वंदन करती हूँ। सामने बैठे हमारे सभी माननीय का मैं उसके लिए जिन्होंने हमारा परोक्ष रूप से सहयोग किया है, मैं उन सभी का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और लास्ट में मेरी अभी यहीं बैठे मैंने लिख लिया 4 लाइनें जो सबको समर्पित हैं। पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से कह लीजिए शब्द के महत्व ऐसे होते हैं कि वो हृदय से हृदय तक पहुँचे, ऐसी मेरी तमन्ना है आज। सो मन के गीत थकते नहीं है आज, शब्दों के में स्वागत के भाव समाते नहीं है आज, बहुत कुछ समेटना है आज हमें स्मृति के रूप में, खुशियों का दामन सहेजना है, ठहरा सा बांध है जो सारे बंधन को तोड़ने के लिए मचल। ना करो ऐसा कोई काम दिन के उजेरे में, ना करो कोई ऐसा काम कि नींद नहीं आए रात के अंधेरे। पूरा सनातन धर्म इसी में आ जाता है। पहला उद्देश्य जो होना चाहिए वो है मनुष्य का, यानी इंडिविजुअल का एक सामंजस्य और परफेक्शन आंदोलन है। हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो उन्होंने कहा, श्री मां ने कहा कि एक समाज का आध्यात्मिक रूपांतरण जिसमें हर व्यक्ति की जो मेधा है उसका समुचित विकास होते हुए और जो उसकी इनर मोस्ट नीड है उसकी तरफ ध्यान देते हुए उसका विकास करना, यानी कि फिर तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है वो है भारत की एकता और भारत का पुनरुत्थान। ध्यान में मेरे बहनों और भाइयों, हमको राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन वास्तव में जो एकता भारत की होनी चाहिए वो नहीं मिली। लेकिन उसके साथ इन्होंने कहा कि भारत का पुनरुत्थान, रिनेसेंस ऑफ इंडिया, वो इसलिए जरूरी है। उन्होंने नव जागरण नहीं कहा, पुनर्जागरण कहा कि हमारा महिमा में अतीत इतना महिमा में गौरव है